आवाज आ रही है ना मेरी? आई होप सो। अगर आपको लाइक माइक वगैरह ना वर्क कर रहा तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है? सर एक मिनट में आपको बताऊँ। हाँ करा। सर आपने लास्ट टाइम डाटा हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग कराया था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसके आगे से काम करेंगे आज, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा जेसन हैंडलिंग का, ठीक है? तो सबसे पहले तो समझते हैं जेसन भाई होता क्या है। तो आपने जब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था तो आपने डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना? जब मैंने डिक्शनरीज के बारे में पढ़ाया था उस टाइम पे, तो जो ये डिक्शनरीज वाला फॉर्मेट है यही बेसिकली मेरा जेसन फॉर्मेट भी कहलाता है, ठीक है? जेसन फॉर्मेट और डिक्शनरी में मेन डिफरेंस क्या है कि भाई जेसन ना मैं एक फाइल के अंदर या फिर ओवर द रिक्वेस्ट पुट कर देता हूँ, डिक्शनरी उसका रॉ फॉर्म है, ठीक है? तो अगर मैं एक जेसन की फाइल आपको दिखाऊं यहाँ पे, सॉरी, नहीं सर सही है। फाइल ओके ओके। तो जब मैं आपको जेसन की अगर एक फाइल दिखाऊं भी, तो यहाँ पे देखिए, ये है एक जेसन फाइल, ठीक है? बेसिकली वही डिक्शनरी वाला जो फॉर्मेट होता है वही है ना? द ओनली डिफरेंस इज कि भाई ये एक फाइल के अंदर है। तो ये होता है मेरा मेन जेसन फॉर्मेट, ठीक है? इसको पाइथन से कैसे यूज किया जाता है, पाइथन से हैंडल कैसे किया जाता है, उसका एक छोटा सा कोड देखेंगे हम यहाँ पे। अब जो जेसन हैंडलिंग है ना, ये मोर और लेस लाइक आपकी फाइल हैंडलिंग है, ठीक है? जैसे फाइल को हमने हैंडल किया था उसी तरह से होता है, ठीक है? give me a second. या सो बेसिकली उसी तरीके से होता है, ठीक है? सो इसमें भी हम विद ओपन वगैरह ही यूज करते हैं। एक फाइल के नाम की जगह उसमें जेसन फाइल का नाम देता हूँ, उसका मैं मोड स्पेसिफाई करता हूँ। द मेन डिफरेंस बीइंग कि दो डिफरेंस होते हैं इसमें मेन, ठीक है? दो डिफरेंस कौन से हैं कि एक तो जब मैं फाइल हैंडलिंग कर रहा था तो मेरे पास दो सॉरी तीन मोड होते हैं, रीड, यस सर राइट एंड अपेंड, एंड राइट? अपेंड। हाँ। और जब मैं जेसन को हैंडल करता हूँ मेरे पास सिर्फ दो ही मोड होते हैं, रीड एंड राइट। मेरे पास अपेंड करने का मोड नहीं है। क्यों? क्योंकि द मेन डिफरेंस इज कि भाई जब मैं डिक्शनरीज के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो एक फाइल हमेशा एक ही डिक्शनरी होल्ड कर सकती है, एक से ज्यादा डिक्शनरी को होल्ड नहीं कर सकती एक फाइल। तो इसी वजह से मेरे पास अपेंड का ऑप्शन नहीं होता। जो मेरे को कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी डेटा डालना है, तो मेरे को उसको रीड करना पड़ता है, उस सारे डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है, एंड देन उस वेरिएबल के ऊपर मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है? मॉडिफिकेशंस को फिर मैं उसके फाइल के अंदर राइट करूंगा। बट वो तो आगे की बात है, फिलहाल हम बेसिक वाली बात कर रहे हैं, रीड एंड राइट की बात करते हैं, ठीक है? अब जैसे फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारा एफ डॉट रीड या एफ डॉट रीड लाइन्स था, उसकी जगह पे इन जेसन वी हैव जेसन डॉट लोड, ये वाला, ठीक है? जेसन डॉट लोड के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ, मेरे में एफ नाम से था तो मैंने एफ दे दिया एंड इट विल लोड अप माई डेटा, ठीक है? एंड जैसे मेरा फाइल हैंडलिंग के टाइम पे एफ डॉट राइट था, जो मेरे किसी भी डेटा को राइट करता है फाइल के अंदर, उसकी जगह पे आई हैव जेसन डॉट डम्प, ये वाला। तो जेसन डॉट डंप में बेसिकली मेरे को डेटा देना होता है पहले, देन मेरे को मेरी फाइल का नाम देना होता है। तो ये इस डेटा को इस फाइल के अंदर लिख देता है, ठीक है? एंड जो ये दोनों मेथड्स है ना, ये एक्चुअली पाइथन के इनबिल्ट मेथड नहीं होते। इसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है समथिंग कॉल्ड लाइब्रेरीज, ठीक है? मैं एक पीस ऑफ कोड किसी और का लिखा हुआ अपने कोड के साथ अटैच कर देता हूँ, ताकि उस कोड को भी मैं अपने कोड के अंदर यूज कर सकूं। तो जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैंने इंपोर्ट जेसन लिखा हुआ है ना, ये वही यस है, सर ये मैंने लाइब्रेरी ही इंपोर्ट करी है, ठीक है? और जब मैंने जेसन के नाम से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है जिसको मैं नीचे यूज भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने जेसन डॉट डंप किया या जेसन डॉट लोड किया, तो ये सेम वही लाइब्रेरी यूज हो रही है। तो अब मेन कोड के ऊपर आते हैं। मैंने एक्चुअली किया क्या है, मैंने सबसे पहले एक डिक्शनरी डिफाइन करी है डेटा के नाम से, ठीक है? इसके अंदर नेम, एज एंड ऑक्यूपेशन है, राइट? मैंने ये सब लिख दिया। उसके बाद मैंने जेसन को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, info डॉट जेसन नाम से एक फाइल को ओपन किया राइट मोड में। अब अगर ये फाइल प्रेजेंट होती है तो वो ओपन हो जाएगी, वरना एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। एंड एस एफ कर दिया, एस मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, जेसन डॉट डंप डेटा इनटू एफ, डेटा को मैंने एफ जो कि मेरी फाइल है info डॉट जेसन उसके अंदर डाल दिया।
जेसन डम और जेसन लोड बताना। जेसन डंप का मतलब होता है जैसे हम फाइल हैंडलिंग के टाइम पे एफ डॉट रीड करते थे या एफ डॉट राइट करते थे ना, याद है? जी ये देखो, जब हमने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग करी थी, यहाँ पे हमने एफ डॉट राइट कर रखा है ना, और यहाँ पे एफ डॉट रीड कर रखा है। यस सर। तो इसी का काम मेरे को जेसन में डंप और लोड करते हैं। डंप इज बेसिकली सिमिलर टू एफ डॉट राइट एंड लोड इज बेसिकली सिमिलर टू एफ डॉट रीड। ठीक है, रीड। तो डंप डेटा को राइट करता है फाइल के अंदर एंड लोड डेटा को रीड करता है फाइल में से। और क्योंकि ये सारा जो डेटा है वो हम जेसन फॉर्मेट के अंदर काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इस वजह से मेरे को जेसन लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, अलग नेमिंग स्कीम यूज करनी पड़ती है, वरना हो एक्चुअली यहाँ पे फाइल हैंडलिंग ही रही है। समझ आया? क्लियर है? मैं क्लियर? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। हाँ, आई वाज सेइंग एम आई क्लियर? ये सर थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हुआ था इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, तो वही बेसिकली मैंने जेसन डॉट डंप एंड जेसन डॉट लोड को ही समझाया था, तो ये दोनों चीजें समझ आई हैं? यस सर। ओके, तो ये था मेरा बेसिक टॉपिक ऑफ जेसन सर जेसन जैसे हमारा डाटा हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है, वैसे ये जेसन टॉपिक है कि ये पार्ट है? बेसिकली सिमिलर टू द टॉपिक ऑफ फाइल हैंडलिंग, बट ये एक अलग टॉपिक है, उसका पार्ट नहीं है ये। ओके सर। ओके, तो ये था मेरा ऑल अबाउट जेसन हैंडलिंग। ठीक है, इस कोड को हम सेव करके रन करेंगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी इस फाइल के अंदर डल जाती है। लेट्स डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, इस वाली फाइल को ना डिलीट कर देता हूँ एंड देन कोड की मदद से हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं। डिलीट दिस फाइल, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, मेरा सारा डेटा यहाँ पे सेव हो गया एंड देन आई विल सिंपली डू python 12pm.py। ठीक है, हाँ, इसने मैं बेसिकली प्रिंट भी किया था ना, तो यहाँ पे अगर आप info डॉट जेसन करके देखो दोबारा फाइल बन गई, इसके अंदर दोबारा यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे डेटा चेंज भी कर देता हूँ। सो लेट्स से मैंने योगेश की जगह पे राहुल कर दिया, सेव किया। इस बार मैं डेटा रन करूंगा, यहाँ पे राहुल आ रहा है एंड अगर मैं फाइल में जाकर देखूँ, फाइल में भी राहुल आ रहा है। ओके ठीक सर। है ना, क्लियर है? ओके, तो ये तो था मेरा बेसिस ऑफ जेसन हैंडलिंग। ठीक है, जेसन को कैसे हैंडल किया जाता है। अब इसमें ना एक पार्ट और आता है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आई विल जस्ट कमेंट दिस आउट। गिव मी सेकंड नाउ। ओके ओके, तो दिस इज माय सेकंड पार्ट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि भाई मेरे जो जेसन हैंडलिंग करता हूँ ना, जब मैं जेसन के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास अपेंड मोड अवेलेबल नहीं होता है ना, मेरे पास सिर्फ रीड होता है और राइट होता है। तो मैंने बताया था कि मैं इसको, मेरे को डेटा को वेरिएबल में सेव करके उसमें फिर एडिटिंग करके फिर राइट करना पड़ता है ना। तो जो ये अपेंड वाला तरीका है ना, इसी को एक बार प्रैक्टिकली कोड से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इम्पोर्ट जेसन किया है। ठीक है, विद ओपन इन्फो डॉट जेसन रीड मोड में बेसिकली मैंने इस फाइल को ओपन किया है और एक इन्फो के नाम से वेरिएबल बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने जेसन डॉट लोड कर लिया है। तो मतलब जितना भी मेरी इस फाइल की इंफॉर्मेशन थी वो सारी इन्फो नाम के इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गई। अब मैंने इन्फो के ऊपर की मॉडिफिकेशन, और मैं इन्फो इस फाइल में जाके देखूँ तो यहाँ पे एज 28 है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एज 32 हो जाएगी। और एक चेंज और कर लेते हैं, लेट्स से इन्फो में से जो नेम है, ठीक है, इनकैपिटल आएगा, इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो नेम लेट्स से योगेश हो जाएगा वापस, अभी राहुल है ना वहाँ पे, देखो अब यहाँ पे राहुल है ना, ये वापस योगेश हो जाएगा। ठीक है, अब विद ओपन इन्फो डॉट जेसन राइट मोड में। ठीक है, और इसके अंदर फिर मैं ये वेरिएबल वापस लिख देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर दूं और रन करूं तो देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने आउटपुट कुछ डिफाइन ही नहीं किया। पर इन्फो डॉट जेसन में जाके देखूंगा तो नेम योगेश हो गया, एज 32 हो गई।
समझ आया? तो सर ऐसे हमारा अपेंड का ही कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, ये वाला अपेंड का कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया ना, ओके सर, ये बेसिकली सब वही पहले में अपेंड। क्योंकि हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट अवेलेबल है वो सिर्फ रीड और राइट के हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ट्रिक लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा के उससे अपेंड करवाना पड़ता है। तो दिस इज दैट लॉजिक। ठीक। ओके। ओके, सर। सॉरी, या ठीक है। तो ये था मेरा जेसन हैंडलिंग बेसिकली। समझ आया बिल्कुल? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। कोड आपको करना है एक बार? यस सर, मैं नोट ही कर रही हूँ। अच्छा, नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, फिर बता देना। 1 मिनट, आपने ऊपर वाला नोट कर लिया था? यस सर। ओके, आप इसको नोट कर लो, देन जब आप कर लो तो मेरे को बताना। तो जैसे अभी आपने फाइल का नेम इन्फो रखा, info डॉट हाँ जेसन। जैसे हाँ आपने जी। इन्फो जेसन जेसन डॉट लोड लिखा, इन्फो की जगह कुछ और भी नेम लिख सकते हैं ना, जो हाँ, ये हमारी दोनों लिंक फाइल। नहीं है। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे इन्फो और ये वाला इन्फो लिंक्ड नहीं है। आप इस वाले इन्फो की जगह पे भी कुछ भी लिख सकते हो, और जो नीचे इन्फो लिखा है उसकी जगह पे भी कुछ भी लिख सकते हो। बट आपको फिर ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि भाई जो आपने ये वाला इन्फो लिखा है, दिस शुड बी हाँ। सेम एज दिस वन, एंड जो आपने यहाँ पे लिखा है, दिस शुड बी सेम एज दिस वन। ओके सर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेट से ए लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने इस वाले इन्फो की जगह पे लेट से मैंने बी लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ पे एंड यहाँ पे, इन तीनों जगह पे बी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके सर। तो मैं इस फाइल का नाम भी एक बार चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने ए डॉट जेसन बनाया है, इसको ए कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर। हम्म, एक बार इसका एक बार जेसन फाइल ओपन करना, 8 और जेसन। हम्म, चलो। जो ये फाइल है ना, ये मतलब सब कुछ जब हमने रन कर लिया है उसके बाद है, तो रिमेम्बर दैट, यस सर। ओरिजिनल डेटा नहीं है ये। हम्म, ओके सर। ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज अवर जेसन हैंडलिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऊप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ उसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे है मेरे पास, फिर एक इसका बिगर पार्ट भी है। ठीक है, जो हम करेंगे आगे। गिव मी सेकंड। ये जो अनबाउंड एरेज को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसकी हमें नीड नहीं है। तो आई विल जस्ट, हाँ, क्लियरली दिख रहा है? यस सर। हाँ, ओके। तो ऊप्स के अंदर सबसे पहले कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, ऊप्स बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ऊप्स को अगर मैं बहुत लिटरल टर्म से बताऊँ, मतलब देखो, पहले तो सबसे पहले बुक डेफिनेशन होती है। बुक डेफिनेशन तो सिंपल ही है कि भाई व्हेन वी आर यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द कोड, तो वो ऊप्स होता है। ठीक है, वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, दिस इज द बुक लैंग्वेज। बट इससे ना समझ पाना ऊप्स क्या है काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि भाई सिंपली जब मैं कोड लिख रहा हूँ, तो मैं ना उसको एक मॉड्यूलर फैशन में लिखता हूँ। मतलब मैं अलग अलग पार्ट्स में कोड को लिखता हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई दिक्कत आए आगे चल के, तो मेरे को ना ऐसे पूरा कोड ना पढ़ना पड़े, मैं सिर्फ उस पार्ट को जाके पढूं और वो दिक्कत सॉल्व कर दूं। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लेट से गूगल मीट का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होंगे अलग अलग, है ना? स्क्रीन शेयरिंग है, वीडियो शेयरिंग है, ऑडियो शेयरिंग है, फाइल शेयरिंग है, चैट का सिस्टम है पूरा। ठीक है, काफी सारे फीचर्स हैं मेरे पास अलग अलग। तो अब जो ये अलग अलग फीचर्स हैं, इन सब का कोड मैंने अलग अलग पार्ट्स में लिखा हुआ होगा, है ना? ताकि अगर स्क्रीन शेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं सिर्फ जो स्क्रीन शेयरिंग वाले
फीचर का कोड है उस पे जाके उस चीज को फिक्स कर सकूं, मेरे को पूरा कोड ना पढ़ना पड़े, है ना। तो दिस इज बेसिकली उप्स का पार्ट, ठीक है। उप्स क्या होता है, क्यों किया जाता है, रिक्वायरमेंट क्या है उप्स की, ठीक है ना। अब इसके अंदर बस 4 मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। पहले हम ना एक्चुअली थ्योरी वाला पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम कोड के ऊपर आएंगे, ठीक है। ओके सर। तो इसके अंदर मेरे पास 4 मेन टॉपिक आते हैं, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं, वो काफी सिंपल है, ठीक है। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि भाई हम ना हर एक पार्ट ऑफ द कोड को, जैसे अलग अलग मैंने बताया कि पार्ट्स होते हैं कोड के, है ना। हम्म। तो हर एक पार्ट ऑफ द कोड को मैं एक ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, ठीक है। एंड जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक क्लास, ओके। ठीक है। सिंपल इनफ, समझ आया, यस सर। है। मल्टीपल पार्ट, एक पार्ट ऑफ द कोड को कोई भी मतलब लगा लो 10 लाइंस को मैंने अलग से एक पार्ट बना रखा है, तो दैट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एंड जब मेरे पास मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं सो इट क्रिएट्स एन क्लास, ओके सर। ओके। एंड यस। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन जो है वो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है बट थोड़ा सा इन डेप्थ वाला पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि मैंने 10 लाइंस ऑफ कोड को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। हम्म। अब जो ये 10 लाइन को एक एंटिटी बनाना, उसको रैप किया होगा मैंने, कुछ किसी तो चीज के अंदर लिखा होगा ना इसको कि भाई ये 10 लाइन अलग हो गई हैं। ऐसे ही यस तो अगर सर। मैं सारी लाइन एक साथ लिख दूंगा तब तो वो अलग होंगी नहीं, मैंने उसको हम्म। कुछ ना कुछ तो किया होगा अलग करने के लिए। तो ओके। जो हाँ। हमने कुछ ना कुछ किया है ये बेसिकली होता है रैपिंग। मैंने उन 10 लाइन ऑफ कोड को एक अलग से नाम दे दिया है ना। हम्म। तो जो मैंने ये नाम अलग से दे दिया, इन 10 लाइन को बेसिकली मैंने एक साथ एक पार्ट बना दिया, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। ओके। जब हम फंक्शंस का टॉपिक पढ़ रहे थे आपको याद है कि हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को ही तो एक फंक्शन के अंदर डाल रहे थे। हम्म। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने 10 लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो उन 10 लाइन ऑफ कोड का मेरा नाम उस फंक्शन का नाम हो गया। हम्म। तो दिस इज बेसिकली एनकैप्सुलेशन, मैंने उन 10 लाइन ऑफ कोड को एनकैप्सुलेट कर दिया एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट आता है जब मैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की बात करता हूँ। मैंने अभी अभी बताया कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक क्लास बना देता हूँ, हम्म। है ना। तो ये भी तो वही हुआ कि भाई मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिला रहा हूँ, एक उसको नाम दे दे रहा हूँ, मल्टीपल चीजों को मिला रहा हूँ, एक नाम देता हूँ, रैप कर रहा हूँ उसे। तो दिस इज ऑल्सो एनकैप्सुलेशन, ओके सर। ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, समझ आया। यस सर। ओके। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है मेरे पास दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या क्या मतलब होता है कि भाई अभी मैंने बताया कि मैं ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक क्लास बना रहा हूँ, यस मतलब एक सर। क्लास के अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यस सर। अब अगर मैं एक क्लास को पेरेंट बोल दूं और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको चाइल्ड बोल दूं तो सही रहेगा, मतलब समझ आएगा कि हाँ भाई एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, यस सर। है ना। सो अब जब मैंने पेरेंट और चाइल्ड वाली एनालॉजी ली तो भाई जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड इनहेरिट कर सकता यस। है ना। पता होगा आपको ये बेसिक इनहेरिटेंस तो ये वाला कि भाई जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो पेरेंट्स के बाद चाइल्ड को मिल जाती यस सर। है ना। तो यही बेसिकली इनहेरिटेंस होता है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में भी। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि भाई अगर एक क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ स्विचेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं उसके एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। दिस इज इनहेरिटेंस, हम्म। ठीक है ना।
यस सर। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आता है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई अब देखो, नॉर्मली जब मैं फंक्शंस क्रिएट कर रहा होता हूँ तो मैं मल्टीपल अलग अलग फंक्शंस को सेम नाम नहीं दे सकता, है ना। यस जैसे सर। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ और यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊँ, मैंने लिखा लेट्स से डेफ एबीसी। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्रिंट एबीसी कर देता हूँ, राइट। एक सिंपल सा फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे डेफ एबीसी दोबारा नहीं बना सकता, ये हो जाएगा गलत। देख लो उसने एरर दे दिया। मैं फंक्शन को कंप्लीट भी कर दूं, है ना, तब भी ये मेरे को एरर दे रहा है, राइट। यस सर। तो ये बेसिकली एरर होता है कि भाई मैं एक फंक्शन के नाम को मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकता, एक फंक्शन के नाम को मैं एक ही बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास जो जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है उसमें जो हमें कंसेप्ट मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म का, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा यही होता है कि भाई मैं एक ही फंक्शन के नाम को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ना यहाँ पे साउंड नाम से एक फंक्शन बनाया है, यस सर। और यहाँ पे नीचे मैंने दोबारा बना रखा है एक फंक्शन साउंड नाम से। अब मैं दो फंक्शन क्यों क्रिएट कर पाया? क्योंकि भाई इनके जो पेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो क्लासेस हैं इनकी, वो अलग अलग हैं। क्लास यहाँ पे डॉग है, क्लास यहाँ पे कैट है ना। क्योंकि क्लासेस अलग अलग हैं, मैं सेम नाम से दो फंक्शंस आराम से क्रिएट कर सकता हूँ। यस सर। समझ आया? क्लियर है? यस भाई सर। क्लियर हुआ? ओके, सर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। सर ठीक है, ये अब एग्जांपल तो जी मॉलिफॉर्मिज्म का है। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। ये जो एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का है ना। जी, ये इसमें ना सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, मैं अभी समझाऊंगा, इस वाले एग्जांपल पे आऊंगा मैं। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, जितने भी मेरे कंसेप्ट हैं। जो एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ना, वो नहीं इसमें इंक्लूड होता बस, उसके लिए हमारे पास एक अलग एग्जांपल है। बट बाकी जो तीन कंसेप्ट है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, एनकैप्सुलेशन का एंड पॉलीमॉर्फिज्म का, सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके सर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन समझते हैं, मतलब ये एग्जांपल है क्या। इसमें दो क्लास बनाई है, डॉग एंड कैट। इनके अंदर दो दो फंक्शन है, साउंड एंड नेचर, साउंड एंड नेचर। जो कि भाई अगर मैं डॉग की साउंड देखता हूँ तो बार्क आ रही है, कैट की साउंड देखता हूँ तो म्याऊ आ रही है। डॉग का नेचर देखता हूँ तो फ्रेंडली आ रहा है, एंड कैट का नेचर देखते हो तो इंट्रोवर्ट आ रहा है ना। यस सर। तो बेसिकली सबसे पहला कंसेप्ट था मेरा वही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है। यस मैंने सर। बताया था ना कि अगर मैं लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ तो दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, यस सर। है ना। सिमिलरली ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। सो मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास के अंदर डाल दिया टू मेक अ न्यू ऑब्जेक्ट। सो दिस बेसिकली इज एनकैप्सुलेशन एज वेल, है ना। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो मैंने एक क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को रैप कर दिया क्लास के अंदर, सो दैट इज एनकैप्सुलेशन, यस सर। है ना। हम्म। हम्म, तो दिस इज बेसिकली एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि भाई इस फंक्शन यस का नाम सर। भी साउंड है, मैंने यहाँ पे भी यूज कर लिया। इसका नाम नेचर है, मैंने यहाँ पे भी यूज कर लिया, सर। है ना। सो दिस इज बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म एज वेल। ठीक है, एक बार आप इस एग्जांपल को लिख लो, फिर ना हम चलते हैं इनहेरिटेंस पे। अच्छा हाँ, इससे लिखने से पहले ओके सर। एक चीज और, हाँ एक चीज और, कि भाई जब मैं इसको यूज करूंगा ना इनमें से किसी भी फंक्शन को, तो बाय डिफॉल्ट जब मैं यूज करता था तो क्या करता था, सिर्फ साउंड लिखा, ब्रैकेट लगाया और वो फंक्शन चल जाएगा। बट अब क्योंकि वो एक क्लास के अंदर है तो मेरे को उस क्लास के नाम के साथ उस फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो मैंने कैट डॉट साउंड किया है इसीलिए कि भाई कैट के अंदर जो साउंड का फंक्शन है वो रन करना है। ऐसे मेरे को अगर ये वाली ओके। साउंड चाहिए होती तो मैं डॉग डॉट साउंड करता। ओके सर। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारा
क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 3 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक बार ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं इनहेरिटेंस पे। यहाँ पर ये आपने लिखा। यस सर, बताओ। ओके, सो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो फॉर इनहेरिटेंस वी विल मूव ऑन टू अ डिफरेंट कोड। ठीक है, अब ये कोड ना थोड़ा सा बड़ा है, जो अगले वाला कोड है, तो आई वुड नॉट एडवाइज कि आप इसे कॉपी करो। मैं ना आपको ये वाली फाइल डायरेक्टली भेज दूंगा। ठीक है, सर, तो गिव मी अ ओके, सो हियर पे देखो, अब मेरे पास ना इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि भाई एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर सकता है। तो वो जो मेथड है एक पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करवाने का, वो थोड़ा सा समझाता हूँ पहले। ठीक है, अब मेथड क्या है कि भाई जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले जब मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरा यूजुअली पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, तो क्लास के बाद ना कुछ भी पैरामीटर्स, कुछ भी वेरिएबल स्टोर करने की जगह नहीं होती कोई भी, है ना। जैसे अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन कोड में एक फंक्शन की बात करूँ, तो फंक्शन के आगे ब्रैकेट्स रखते हैं, which basically can store some parameters, यस सर। है ना। बट क्लास के आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब मैं एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाना चाहता हूँ, तो पहले एक पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास वो प्रॉपर्टी होनी भी तो चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी इस पेरेंट को देने के लिए वी यूज अ प्रॉपर्टी कैरियर। इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी कैरियर को मैं कहता हूँ सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ है, दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी कैरियर। ठीक है, इसके अंदर मैं डॉट बैलेंस करके 0 कर दिया है, डॉट लॉग्ड इन करके ट्रू और फॉल्स कर रहा हूं, तो ये इस प्रॉपर्टी को ना कैरी कर रहा है। ठीक है, समझाया परी? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन है, दोबारा बता देते हैं। देखो, सेल्फ जो है, जो सेल्फ वर्ड है, ये एक बेसिकली कीवर्ड है पाइथन के अंदर सर एक से बार दोबारा से कीवर्ड। बताना। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा सेल्फ है वो एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर। ठीक है, और इस कीवर्ड के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टोर कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये कीवर्ड प्रॉपर्टीज को स्टोर करता है, प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, इसको एक क्लास का प्रॉपर्टी कैरियर भी कहा जाता है, जो कि भाई प्रॉपर्टी को लेके इधर से उधर जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज इन द वेरी बेसिक सेंस आर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स जिनकी कुछ भी वैल्यू है। तो सिमिलर मैनर में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू 0 किया है, सेल्फ डॉट लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू किया है। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, बैलेंस, लॉग्ड इन, ये है प्रॉपर्टीज। 0, ट्रू, ये है इनकी वैल्यूज, जो कि सेल्फ कैरी कर रहा है। तो मैंने सेल्फ डॉट किया है हर जगह पे। ठीक है ना, इतना समझाया? अब जब भी मैं इस सेल्फ को यूज करूंगा किसी भी इसके चाइल्ड फंक्शन के अंदर, तो मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे एक क्लास के अंदर डिफाइन की है, वो उस फंक्शन के अंदर भी यूज कर पाऊंगा। जैसे अगर मैं इस चेक वाले फंक्शन को देखूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सेल्फ को इनहेरिट किया, पैरामीटर में सेल्फ दिया हुआ है, और सेल्फ के फिर मैं लॉग्ड इन, सेल्फ डॉट बैलेंस, इनको यूज कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि भाई प्रॉपर्टी तो थी बैंकिंग की, यूज मैंने चेक के अंदर भी कर लिया, तो मैंने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया है।
एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट ने अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली है। ठीक है, True. समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब इसी के लिए ये ना थोड़ा सा हटके कंसेप्ट यू कैन से, बट ये भी ना बेसिकली ऊप्स का ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये बस पाइथन स्पेसिफिक है। जो भी अभी तक हमने कंसेप्ट के बारे में बात की थी ना, वो थे यूनिवर्सल। आप सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो कंसेप्ट यूज कर सकते हो। बट जो इस कंसेप्ट की अब हम बात करने वाले हैं वो पाइथन स्पेसिफिक है। ठीक है, Python. पाइथन स्पेसिफिक की भाई ये वाली चीज तो पाइथन के अंदर ही होती है। Okay, sir. ओके, सो मेरे पास ना पाइथन के अंदर जब भी मैं एक क्लास बना रहा होता हूँ, सो मेरे पास ऑप्शन होता है एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन बनाने का। तो यहाँ पे ये इनिट लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली एन इनिशियलाइजेशन फंक्शन। इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या करता है कि भाई बाकी जितने भी ये फंक्शन है, चेक लॉगिन, चेक डिपॉजिट, इन सबको मेरे को अलग से कॉल करना पड़ेगा इनको यूज करने के लिए, है ना? बट ये इनिट का फंक्शन एक लौता ऐसा फंक्शन है जो कि जैसे ही मैं क्लास को एक्टिवेट करूंगा, जैसे ही मैं क्लास को कॉल करूंगा, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। सबसे पहले ये फंक्शन तो रन होगा ही होगा, उसके बाद मैं कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी कोड मैंने इसके अंदर लिखा है वो सारा मेरा इनिशियलाइजेशन फंक्शन का पार्ट है। ये वाला पार्ट मेरा सबसे पहले रन होगा ही होगा। ठीक है, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली माय ऊप्स के सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, अब ये कोड थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, लेकिन है काफी सिंपल। सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं आपको अभी ना कोड वाली फाइल भेज रहा हूँ। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज Yes, एक sir. बार इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, Okay, sir. हम्म, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, जस्ट सेकंड। मैंने आपको ये फाइल भेज दी है। ठीक है ना, Okay, गो sir. थ्रू दैट। ठीक है, इतने हम एक लास्ट कंसेप्ट जो हमारा ऊप्स के साथ आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट कंसेप्ट मेरा ऊप्स के साथ आता है दैट इज बेसिकली कि भाई मैं अपने खुद की भी लाइब्रेरीज डिफाइन कर सकता हूँ। मैं दो फाइल्स के अंदर भी अपने कोड को डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, कि भाई एक पार्ट मैंने एक फाइल के अंदर रखा है, दूसरा पार्ट मैंने दूसरी फाइल के अंदर रखा है। तो वही जो बैंकिंग वाला मेरा कोड था वो मैंने यहाँ पे दो फाइल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो आई हैव दिस बी क्लास डॉट पाई एंड मेन डॉट पाई। तो मैं बी क्लास में देखूं तो मैंने बैंकिंग के नाम से क्लास बनाई है और उसके अंदर वही सारे जितने भी फंक्शन थे वो सब है ना? और अगर मैं यहाँ पे मेन डॉट पाई को देखूं तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने किया है कि भाई फ्रॉम बी क्लास विच इज दिस फाइल्स नेम इनपुट बैंकिंग। जो बैंकिंग मेरी क्लास का नाम है, ये वाली जो क्लास है। Okay, sir. तो इस लाइन को लिखने से हुआ क्या कि भाई जो मेरी बी क्लास वाली फाइल थी उसमें से बैंकिंग वाली जो क्लास है वो हो गई मेन डॉट पाई वाली इस सेकेंड फाइल के साथ अटैच। और बाकी का सारा कोड मेरा सेम वही बैंकिंग वाला है। दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि भाई मैं अब ना दो फाइल्स के अंदर भी अपना कोड लिख सकता हूँ, जिसको मैं इंटरचेंजेबली मतलब पहली फाइल को दूसरी फाइल में, दूसरी फाइल को पहली फाइल में आराम से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, Okay, sir. कंसेप्ट समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो बैंकिंग वाली फाइल मैंने आपको एक बार भेजी है, उसको एक बार गो थ्रू करो आप। ठीक है, कोई डाउट आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, अभी अभी ना फटाफट उसको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दो कि फटाफट रीड आउट कर लो। अगर कोई डाउट अभी इंस्टेंटली आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो, वरना फिर हम विल बी एंडिंग द क्लास। ठीक है, और फिर अगर कोई भी डाउट होगा बाद में तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके, एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो फाइल को एंड लेट मी नो अगर कोई डाउट आता है तो।
Okay, sir. Yeah. ठीक है, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, तो आप अपने वाले में कोड को रीड आउट करना। Yes, sir. डन। Yes, sir. ओके, तो कोई डाउट्स वगैरह आए? सर अभी तक किया है, रीड किया मैंने, आया समझ में आता समझ आ रहा है, मतलब ओवर जो आपने लिया है वो समझ आ रहा है, राइट? है। यस सर। ठीक है, तो अब क्लास आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इस ओके सर। वाली पर्टिकुलर फाइल को आप अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिएगा। आपके पास अभी मतलब कल तक का टाइम है। कल इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे, कोई डाउट्स आते हैं कुछ भी है, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड पाइथन आपका ओके सर। 3-4 दिन का ही रह गया, तो नेक्स्ट हफ्ते तक पाइथन खत्म हो जाएगा। ओके सर ओके, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। कल मिलते हैं। ओके, वेलकम। ओके, बाय बाय।